नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भारतीय कृषि के लेक्चर में आज हम जो है फसलों का वर्गीकरण देखेंगे। हमने कृषि का विभिन्न प्रकार से जो वर्गीकरण किया जाता है वो हमने पहले पढ़ा है। आज हम फोकस करेंगे केवल फसलों के वर्गीकरण पर, यानी जो क्रॉप्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कई सारे आधार पर किया जाता है। तो वो कौन कौन से आधार हैं उसको हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आधार क्या है? जीवन चक्र के आधार पर, यानी कोई फसल जो है उसकी लाइफ साइकिल वो कब पूरी होती है, बीज रोपने से लेके और जब तक वो मैच्योर होकर उत्पाद दे देता है, तो वो साइकिल जो होती है लाइफ साइकिल उसकी, उसके आधार पर। तो पहली फसल इस कैटेगरी में है एक वर्षीय फसलें, यानी ऐसी फसलें जो एक वर्ष में तैयार हो जाती हैं, यानी जिनका जीवन चक्र एक वर्ष का होता है। तो अपनी जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा करने वाली फसलें एक वर्षीय फसलें कहलाती हैं, जैसे कि गेहूं, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा। ये सभी क्या है? ये सभी एक साल के अंदर ही जो है बोई जाती हैं और मैच्योर होकर उनको काट भी लिया जाता है और एक साल से ऊपर इनका जीवन काल नहीं होने पाता। तो ये एक वर्षीय में आ गई। फिर कुछ फसलें होती हैं जो 2 साल में परिपक्व होती हैं। तो वो कौन सी फसलें हैं? वो द्विवर्षीय फसलें कहलाती हैं, जैसे कि चुकंदर हो गया इसका एक एग्जाम्पल। बहुवर्षीय फसलें, यानी 2 साल से ज़्यादा जो भी फसल का जीवन चक्र होगा वो किस में आएंगी? वो बहुवर्षीय फसलों में आएंगी। तो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों से अधिक समय में पूर्ण करने वाली फसलें बहुवर्षीय फसलें कहलाती हैं, जैसे कि नेपियर, घास, रिज्का। ये सभी क्या हैं? ये सभी बहुवर्षीय फसलें हैं। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, ये सबसे कॉमन वर्गीकरण है ऋतुओं के आधार पर, मौसम के आधार पर, और इससे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो रबी, खरीफ, जायद, ये आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, आप जानते हैं। ये 3 जो है मुख्य कैटेगरीज हैं भारत में ऋतुओं के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है फसलों का। तो रबी की फसल की हम बात करें, रबी की फसल, इसको दूसरे टर्म में हम कहते हैं जाड़े की फसल, क्योंकि अगर हमको इसको किसी मौसम से लिंक करना है तो रबी को हम जो है जाड़े की फसल के नाम से भी लिंक करते हैं। ये फसलें अक्टूबर नवंबर में, यानी जब जाड़ा प्रारंभ हो रहा होता है और गर्मी पूरी तरह से ख़त्म हो रही होती है, उस समय अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती हैं। इनकी प्रारंभिक वृद्धि के लिए कम तापमान तथा पकने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। यानी जब अक्टूबर नवंबर, उसके बाद दिसंबर और जनवरी और फरवरी, ये महीना कैसा होता है? ये कम तापमान का होता है। लेकिन जब इसको पकना होता है मार्च अप्रैल में, जब इसकी कटाई होनी होती है, तब इसको उच्च तापमान चाहिए होता है। तो ये मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी ऋतु की फसलें जो है सामान्यतः लॉन्ग डे पौधे होते हैं। अब पौधों की जो दीप्तिकालिता होती है, दीप्तिकालिता का मतलब ये है कि उनको कितना समय दिन का प्रकाश चाहिए, उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट। तो ये कैसा प्लांट है? लॉन्ग डे, यानी इसको जो है धूप जो है किस लंबी अवधि तक चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब इसको जो है लंबी अवधि तक सूर्य का प्रकाश चाहिए। अब रबी की फसलों के उदाहरण जो बहुत पूछे जाते हैं, आपको ऑप्शन में 4 फसलें दे दी जाती है, उसमें से बताना होता है कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है। तो रबी में चना, आलू, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, कुसुम, तंबाकू, गन्ना, गेहूं, जौ, बरसीम, लुरसन, ये सभी जो है फसलें मुख्य रूप से ये रबी की फसलों में आती हैं। अगली कैटेगरी हमारी क्या है? खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलों का मौसम क्या होता है? ये जून जुलाई में बोई जाती हैं, यानी गर्मी खत्म हो रही होती है, बरसात का महीना आ चुका होता है, उस समय खरीफ की फसलें बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में ये काट ली जाती हैं। जब जाड़ा शुरू होने वाला ही होता है, तापमान गिरने लगता है, उस समय इसको काट लिया जाता है। इनके लिए उच्च तापक्रम, क्योंकि आप देख रहे हैं जून जुलाई में बोया जा रहा है, तो उस समय उच्च तापक्रम होता है। तो उच्च तापक्रम और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। आर्द्रता क्योंकि उस समय बारिश का भी महीना होता है, तो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है इनको।
खरीफ की फसलें सामान्यतः शॉर्ट डे होती हैं, यानी इनको सूर्य का प्रकाश बहुत लंबी अवधि के लिए नहीं चाहिए होता, कम अवधि के लिए चाहिए होता है। जैसे कपास, जूट, अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अंडी, सूर्यमुखी, सनई, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी किसमें आती हैं? ये सभी खरीफ की फसलों में आती हैं। अगली फसल कौन सी हमारी है? जायद की फसल। अब जायद जो है जाड़ा और गर्मी इनके बीच की फसल हो जाती है, जाड़ा और बरसात की, सॉरी। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? गर्मी की फसलें। क्यों? क्योंकि ये मार्च अप्रैल में जब गर्मी प्रारंभ होती है, जब गर्मी की शुरुआत हो रही होती है, तब ये बो दी जाती हैं। और उसके बाद जो है ये जून जुलाई में, यानी जैसे ही जो है बरसात का मौसम आ जाता है भारत में, खासकर उत्तर भारत में, तो उस समय जो है इसको काट लिया जाता है। तो जायद की फसलें जो है मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। इस वर्ग की फसलों के लिए अधिक तापक्रम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मार्च अप्रैल से गर्मी शुरू होती है वो जून तक अपने चरम पे जाती है। मार्च, अप्रैल, मई, खासकर मई और जून का जो महीना होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है, विशेषकर उत्तर भारत में। तो इनको जो है अधिक तापक्रम चाहिए और अधिक प्रकाश काल की ज़रूरत होती है। यानी ये भी कैसे होते हैं? इनको ज़्यादा दीप्त काल चाहिए, ज़्यादा प्रकाश काल चाहिए, जैसे कि खरबूज, तरबूज और ककड़ी और बाकी बहुत सारी जो सब्जियां होती हैं वो सभी जो है जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब इसको एक हम टेबलर फॉर्म में इस तरह से रिवाइज कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। रबी अक्टूबर नवंबर में बोई गई, अप्रैल मई में काट ली गई, या मार्च अप्रैल भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी, ये सभी इसकी जो है मुख्य फसलें हैं और शीत ऋतु की फसलें कहते हैं। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोया जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और इसमें चावल यानी धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, सन, जूट, उड़द, तंबाकू, ये सभी जो है प्रमुख फसलें हैं और इनको वर्षा काल की फसलें कही जाती हैं, क्योंकि इनकी जब बुवाई की जो आवश्यकता होती है, जब इनको लगाया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है, उस समय जो है अच्छी बारिश की आवश्यकता होती है। जायद की फसलें रबी और खरीफ के बीच की जो फसलें होती हैं, मार्च में बुआई होती है और जून में इसको काट लिया जाता है लगभग। तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, ये सभी ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहलाती हैं। अब फसलों का अगला वर्गीकरण देखते हैं। आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहला इसमें तिलहनी फसलें हैं। तिलहनी फसलें वे फसलें जिनके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, यानी इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि तेल प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है। तो ये फसलें जो है तिलहनी फसलें कहलाती हैं, जैसे कि सूर्यमुखी, अलसी, तिल, सोयाबीन, कुसुम, सरसों, मूंगफली, राई, तोरी, ये सब क्या है? ये सभी फसलों के बीजों से क्या प्राप्त करते हैं? तेल प्राप्त करते हैं। तो ये तिलहनी फसलें हो गई। फिर दलहनी फसलें, यानी जिनसे हाई प्रोटीन हम प्राप्त करते हैं, जो विशेषकर दालें होती हैं, उन्हीं को दलहनी फसलें कहते हैं। तो इस वर्ग की फसलों में प्रोटीन की समृद्ध मात्रा पाई जाती है। दलहनी फसलों को फसल चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि उड़द, चना, मसूर, सोयाबीन। क्योंकि आज भी आप देखिए भारतीय समाज जो है वो ज़्यादातर जो है नॉन वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। तो जो शाकाहारी वर्ग होता है उसको अगर अच्छी प्रोटीन चाहिए होती है तो एक तो प्रमुख स्रोत है दूध और दूसरा जो है दालें। तो ये जो है दाल, इसीलिए भारत जो है दलहन उत्पादन में नंबर 1 पर है, लेकिन दलहन के उपभोग में भी नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा दालें का उपभोग होता है कि हमको बाहर से मंगानी भी पड़ती हैं, निर्यात भी करनी पड़ती हैं। और प्रोटीन का जो है सबसे समृद्ध स्रोत जो है हमारे खाद्यान्न में दालों को ही माना जाता है। धान्य फसलें यानी सीरियल क्रॉप्स, तो इस वर्ग की फसलें खाद्यान्न के रूप में, जो फूड ग्रेन होता है, खाद्यान्न होता है, इसके रूप में काम आती हैं। जैसे कि गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, धान, ये सभी क्या है? प्रमुख धान्य फसलें हैं। रेशेदार फसलें यानी फाइबर क्रॉप्स, जिनसे हमको फाइबर की प्राप्ति होती है, रेशे की प्राप्ति होती है और उनके हम विभिन्न उपयोग करते हैं, जैसे कि जूट, कपास, सनई, पटसन, ये सभी क्या है? रेशे वाली फसलें हैं। इनसे वस्त्र भी बनाए जाते हैं, विभिन्न और भी चीज़ें बनाई जाती हैं दैनिक उपभोग की।
हमारे खाने में भी जो है फाइबर क्रॉप्स काम आती हैं। तो ये रेशेदार फसलें हो गई। अगला वर्गीकरण हम देखेंगे उपयोग के आधार पे, यानी हम फसलों का उपयोग किस प्रकार के कर रहे हैं। जैसे कि नकदी फसलें जिनको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं, जिनको हमने उगाया और सीधे ले जाके बाजार में बेच दिया और हमको कैश मिल गया, इनको नकदी फसलें कहेंगे। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है, ना कि जो है आजीविका के निर्वहन के लिए या स्वयं के उपभोग के लिए, ऐसी फसलें जो है क्या कहलाती हैं, नकदी फसलें या कैश क्रॉप्स कहलाती हैं। जैसे गन्ना, कपास, आलू, तंबाकू। अंतर्वर्ती फसलें, एक फसल के बीच में दूसरी फसल को उगाना, यानी जब दो फसलों के बीच किसी रिक्त स्थान में कोई फसल उगाई जाती है तो उसको हम अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। जैसे कि जीरा, अभी आगे मैं और आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। इसके बाद क्या हुई, आवरण फसलें, जिसको बॉर्डर क्रॉप्स कहते हैं, जो किसी खेत को मतलब किसी और फसल के प्रोटेक्शन में उगाई जाती हैं। तो भूमि को अपरदन से बचाने के लिए लगाई जाने वाली फसलें आवरण फसलें या बॉर्डर क्रॉप्स कहलाती हैं। जैसे कि लोबिया, उड़द, मूंग, ये सभी क्या है, बॉर्डर क्रॉप्स हैं। अभी हमने अंतर्वर्ती फसलों की चर्चा की थी। तो अंतर्वर्ती फसलें जैसे अरहर के साथ सोयाबीन को उगा दिया गया, बीच बीच में गैप में अरहर के साथ तिल को, अरहर के साथ मूंगफली को। उधर अनुपात भी दिया है, जो आदर्श अनुपात जो है अंतर्वर्ती फसल का होना चाहिए। सोयाबीन के साथ मक्का को, मूंगफली के साथ बाजरा को, मूंगफली के साथ तिल को, मूंग के साथ तिल को, अरहर के साथ मक्का को। और इनमें क्या होता है, ये फसलें आपस में प्रतियोगिता भी नहीं करती हैं, यानी ये एक दूसरे के पोषक तत्वों को नहीं खींचती हैं, वो अपने स्वतंत्र रूप से उगती हैं। तो एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए एक दूसरे के साथ साथ जो है गैप्स में इनको उगाया जा सकता है। इसी तरह रबी की सीजन की बात करें तो सरसों के साथ आपने देखा होगा, ये बहुत ही कॉमन जो है प्रचलन है, सरसों के साथ गेहूं या चना को जो है बो दिया जाता है बीच बीच में। अलसी के साथ कुसुम को, सरसों के साथ आलू को उगाया जाता है, चना के साथ कुसुम को, अलसी के साथ चना को, अलसी के साथ आलू को और आलू के साथ मक्का को। और ये उसका अनुपात जो है उधर लिखा है, जिसको बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगला टाइप हमारा क्या हो गया, चारे की फसलें। ऐसी फसलें जो जानवरों के चारे के रूप में काम आती हैं। तो वो है बरसीम, बाजरा, ज्वार, कुल्थी, लोबिया, सोंठ, मक्का, ये सभी जो है चारे के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं। औषधीय गुणों वाली फसलें, जिनसे हम औषधियाँ प्राप्त करते हैं, जिनको हम मेडिसिनल प्लांट्स कह सकते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स जो है जैसे शतावरी, सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मी। आजकल जो है मॉडर्न एरा में जब आयुर्वेद का महत्व अब फिर से बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसे में जो है औषधीय गुण वाली फसलों को बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर अब उगाने की प्रथा शुरू हो गई है। मसाला फसलें, जो मसाले के रूप में हमारे खाने में काम आती हैं, जैसे कि लहसुन, हल्दी, धनिया, अदरक, मिर्च, प्याज, ये सभी कैसी फसलें हैं, मसाला फसलें हैं। मुख्य रूप से आपको इनका उदाहरण याद रखना है। शर्करा की फसलें, जिनसे हम शक्कर प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। तो गन्ना, चुकंदर, ये जो है प्रमुख उदाहरण है शर्करा की फसलों के। सब्जी वाली फसलें, यानी जो सब्जी के रूप में खाई जाती हैं, तो कद्दू, करेला, भिंडी, तुरई, लौकी, गोभी, टमाटर, मटर, चुकंदर, ये सभी फसलें क्या हैं, इनको हम सब्जी वाली फसलें, वेजिटेबल क्रॉप्स कह सकते हैं। जड़ व कंद वाली फसलें, यानी ऐसी फसलें जिनमें उनका कंद और जड़ ये खाया जाता है। कंद यानी ट्यूबर और जड़ यानी रूट। जो आप देखते होंगे अंडरग्राउंड ट्यूबर्स होते हैं, जैसे जिमी कंद जो है एक प्रमुख उदाहरण है। तो और भी उदाहरण क्या है, मूली, गाजर, आलू, चुकंदर, जिमी कंद, जिसको सूरन कहते हैं शहरों में। तो ये सभी जो है कैसी फसलें हैं, कंद या जड़ वाली फसलें हैं। फिर हरी खाद वाली फसलें, ऐसी फसलें जिनसे हम हरी खाद बना सकते हैं, हरी खाद जो है के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। तो कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जब मृदा में पोषक तत्वों तथा कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने के लिए मुख्य फसलों को लगाकर उनकी हरी स्थिति में हल चलाकर जमीन में दबा दिया जाता है। तो इनको जो है हरी खाद वाली फसलें कहते हैं, जैसे कि सनई, ढैंचा, उड़द, लोबिया, मूंग, ये जो है इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये जो है महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद कर लीजिएगा। फिर एनर्जी क्रॉप्स या पेय फसलें या लिक्विड क्रॉप्स, कई सारे नाम हैं। या उद्दीपक फसलें, जिसको हम स्टूमुलेंट्स कहते हैं, जैसे कि तंबाकू है तो उसमें निकोटीन पाया जाता है, वो क्या है, एक स्टूमुलेंट है।
कॉफ़ी में भी निकोटीन पाया जाता है, बाकी भी भांग है, धतूरा है, तंबाकू है, पोस्ता है, यानी कुल मिला के कह दीजिए जिनसे कोई ना कोई स्टिमुलस मिलता है, उनका नशे के रूप में प्रयोग या जो है औषधीय गुणों के कारण उनका जो है चिकित्सा जगत में प्रयोग, तो ऐसी फसलों को जो है हम पेय फसलें या उद्दीपक फसलों के नाम से जानते हैं। फल वाली फसलें यानी फ्रूट क्रॉप्स, जिनका हम फल खाते हैं उनको हम फ्रूट क्रॉप्स कहते हैं, जैसे खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सिंगाड़ा, टमाटर, तो ये सभी क्या हैं, फ्रूट क्रॉप्स हैं। अब फलों का वर्गीकरण भी यहीं पर देख लें, फल की बात चली है तो फ्रूट्स को जो है हम जो भारत दुनिया की जो स्थिति है कटिबंधों के आधार पर उसके अनुसार जो है विभाजित करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय फसलें कौन सी हो गई, ट्रॉपिकल फ्रूट्स में कौन कौन से आते हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन में उगते हैं, जैसे आम, केला, पपीता, अनानास, शरीफा, कटहल, काजू, चीकू, ब्राजील नट एवं कमरख, ये सभी कैसी हैं, ये सभी उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं। सब ट्रॉपिकल कौन सी हैं, जैसे अंगूर, अंजीर, संतरा, नींबू, अमरूद, एवोकाडो, लीची, बेर, खजूर, फालसा, अनार, आंवला, लोकाट, ये सभी जो है सब ट्रॉपिकल हो गई। और उसके बाद जो है जो ठंडी जगहों पर उगती हैं टेम्परेट फ्रूट्स, तो जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, बादाम, खुबानी, चेरू, चिलगोजा, स्ट्रॉबेरी, फिर तेंदू, रसभरी, अखरोट, चेस्टनट, हेजलनट और पीक नट, ये सभी किस में आ जाएंगी, शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों में आ जाएंगी। उसके बाद कुछ फल ऐसे होते हैं जो क्या हैं, सदाबहार होते हैं, मतलब उनको आप चाहे टेम्परेट रीजन में उगा लीजिए, चाहे उनको उष्ण कटिबंध में, चाहे उपोष्ण कटिबंध में, मतलब उनको आप लगभग सब जगह उगा सकते हैं, जैसे कि आम, नींबू, लीची, चीकू, लोकाट। हालांकि इसमें से ज़्यादातर जो है टेम्परेट रीजन की, लेकिन अब जो उनकी वेराइटीज़ को डेवलप कर लिया गया है तो वो सदाबहार फसलें हो गई हैं, उनको आप हर मौसम में उगा सकते हैं। पतझड़ी या फल वृक्ष कौन से हैं, जैसे सेब, आड़ू, नाशपाती, आलूचा, खुबानी, ये सभी जो है पतझड़ी फल वृक्ष की कैटेगरी में आ। फिर फलों का एक और क्लासिफिकेशन होता है, उनकी जो है किस तरह का वो फल है, उनका प्रकार जो है, तो अष्टफल या ड्रूप टाइप जो है इनको कहते हैं। उसमें ड्रूप्स में आते हैं आम, बादाम, बेर, आलूचा, खुबानी, जामुन, नारियल, आड़ू। बेरी जो फल होते हैं, बेरी टाइप के फ्रूट्स होते हैं, उसमें पपीता, केला, चीकू, खजूर, बेरी, अमरूद आ जाता है। पोम टाइप में नाशपाती, लोकाट और सेब, कई बार पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। फिर हेस्पेरिडियम में जो है नींबू वर्गीय फल आते हैं ज़्यादातर, तो हेस्पेरिडियम में संतरा, नींबू वर्गीय फल आते हैं, यानी जिनमें जो है उसका रसदार टेस्टा खाया जाता है। साइकोनस में जो है अंजीर, इसका जो है सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। नट में जिनका हार्ड कवरिंग होती है, जैसे कि लीची, काजू, बादाम, ये सभी नट में आ जाएंगे। कैप्सूल में आंवला आ जाता है। सोरोसिस में सहतूत, अनानास, कटहल आ जाता है। बेरी का पुंज फल, इसका प्रमुख उदाहरण जो है शरीफा है। ये सभी आपको याद करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। ब्लास्टा में अनार आ जाता है। और कैरियोप्सिस में जितने भी हमारे खाद्यान्न हैं, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ये सभी जो है कैरियोप्सिस में आ जाते हैं। तो फल का टाइप ये भी प्राय आता है, मिलान में भी आता है, सीधे सीधे भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ जो है प्रमुख जो फसलें हैं या प्रमुख पौधे कह लीजिए, प्रमुख पादप कह लीजिए, उनके जो है साइंटिफिक नेम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। हालांकि जब हम आगे अभी एक एक फसल के बारे में, प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनके साइंटिफिक नेम को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप जो इसको देख लीजिए, ये आपको पीडीएफ में तो मिल ही गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसमें से मैक्सिमम आपको पता है, जैसे आम का मैंगीफेरा इंडिका, आलू का सोलेनम ट्यूबरसम, इमली का टेमरिडिस इंडिका, तो ये सभी आसान है, आप शुरुआत से हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं इन सब चीज़ों को, और ये आपको फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, सब याद करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर कृषि की बात चलती है या बायोलॉजी में भी अगर बॉटनी की बात करेंगे तो किसी न किसी सेक्शन में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे गेहूं है तो गेहूं का ट्रिटिकम स्टाइवम बहुत कॉमन है, कई बार पूछा जा चुका है। इसी तरह से चना का जो है साइरस एरिटियम, जौ का हार्डियम वल्गेयर, ज्वार का सॉर्गुम वल्गेयम, तो ये सभी जो है आपको
याद करने पड़ेंगे। टमाटर का लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, तंबाकू का तो कई बार पूछा गया एग्जाम में। निकोटियाना टोबैकम, धान का ओराइजा सटाइवा बहुत बार पूछा गया है। नारियल का कोकोज न्यूसिफेरा। तो ये सभी जो है आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमने फसलों का जो विशिष्ट वर्गीकरण है क्रॉप्स का, वो इस चैप्टर में ख़त्म किया। उसके अलावा फलों के बारे में भी देखा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।